Vicat's apparatus. Vicat's apparatus is used to determine which of the following properties of cement. अभी मैंने पढ़ा दिया ना, जब आपको आया था ली चैटलियर वाला आया था, तो साउंडनेस के लिए था वो, तो सेटिंग मैंने बता दिया था ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन वहीं पे से। तो सेटिंग के लिए विकैट अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मेनली कंसिस्ट ऑफ, स्लेक्ड लाइम में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेक्ड लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसे इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन आया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड था, वो क्या था? वो क्वेश्चन क्या था जहां पर हमने कहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड है? क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, अभी कंपैरेटिव स्टडी हो रही है हमारी अभी। क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम था क्या वो? ठीक है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में डाला क्विक लाइम को, आपने देखा भी क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो बिल्कुल वो बॉईल होता है ना पानी, वैसा वो रिएक्शन शुरू हो जाता है, इट रिलीजेस हीट। जो कंटेनर में आप इसको करते हो बिल्कुल गर्म हो जाता है, तो वो स्लेकिंग होता है। जब वो ये कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन उसका, तो बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि स्टेबल इन नेचर था। क्विक लाइम आपका वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो स्लेक लाइम होता है कि वो आपका वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा बैकफिल के बारे में। द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ हाइट h एक्सर्टेड बाय बैकफिल एक्ट्स एट। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आप डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये रिटेनिंग वॉल के बारे में है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है आपके जो है वॉल को अवे पुश करता है, बाहर की तरफ पुश करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब एक एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल, एक वॉल है, हाइट उसकी h है। ठीक है, एक वॉल है, उसकी हाइट क्या है? h है। मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी शॉर्टकट मार देता हूँ, मैं यहाँ से इसका हाइट ही कम कर देता हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, एक वॉल है जिसकी हाइट है से h, ये उन्होंने दिया है ना डायग्राम में। ये क्या कहा उन्होंने? हाइट h है, तो उसके ऊपर बैकफिल कहाँ एक्ट करेगा? बैकफिल यानी कि मिट्टी भर देना, इस तरह भर दिया, तो ये कौन से पॉइंट पे एक्ट करेगा? मैंने यहाँ पे तो ऐसे रफली यहाँ बना दी, तो कौन सी जगह पे एक्ट करेगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। ये जो इसका जो शेप होता है, इसका जो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप। कैसा? इस प्रकार से। जो भी सॉइल की डेंसिटी होगी ना, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये जितनी एच है, तो ये नीचे का इसका वैल्यू क्या रहेगा? गामा इंटू एच। गामा इंटू एच, व्हाट इज गामा? गामा इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या जिसको डेंसिटी भी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो ये होता है आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा, जब आपने मिट्टी कम भरी होगी ना, जब आपने मिट्टी कम भरी होगी, मान के चलो मेरी मिट्टी सिर्फ यहाँ तक है, मैंने अगर यहाँ तक मिट्टी भरी है, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम मेरा फिर कुछ इस तरीके से बनेगा, इतना ही रहेगा वो। ठीक है, तो गामा एच कम होगा, जैसे जैसे मैं मिट्टी बढ़ाते चला जाऊंगा, गामा एच बढ़ता चला जाएगा। तो इसका शेप कैसा है? शेप आप देख रहे हैं, शेप ट्राइंगुलर इन नेचर है। तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का किधर होता है? ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? ये बेस से 1/3 पे होता है ना, बेस से 1/3 पे होता है, वही 1/3 पे बेस से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेगा? ये आपका अर्थ प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, इट एक्ट्स एट h/3। कहां पर काम करेगा ये? इट विल एक्ट एट h/3, सॉरी, कहाँ काम करेगा? h/3 पे, 1/3 ऑफ h। ठीक है, तो रिजल्ट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ हाइट h एक्सर्टेड बैकफिल एक्ट्स एट h/3 अबाउट द बेस। बेस से किधर? 1/3 पे वो एक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही ये डैम के लिए भी, अगर हाइड्रोलिक्स में अगर ये क्वेश्चन पूछता था, तो ये क्या होता था? अभी ये तो सॉइल है, ये सॉइल है ना यहाँ पे, तो मैं गामा एस लिख देता हूँ इसको, चलो
गामा सॉइल इंटू एच। अगर ये हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन होता तो डैम होता तो गामा डब्ल्यू इंटू एच कर देते थे हम लोग, इतना ही फर्क होता था, बाकी वहां पर भी यही एक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉइल विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देखा आप लोग पेपर पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, कैसा आपको टेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले क्या कहा था, लीस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ परमियाबिलिटी, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसके पहले बोला था लीस्ट परमियाबिलिटी, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। समझ रहे मेरी बात, क्वेश्चन देखा आपने, लीस्ट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कहा था, आंसर वहां पर भी क्लियर था, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यानी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, स्टैक होता है, तो वो जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या सॉइल मैकेनिक्स में वी कॉल इट एज फाई। तो हमारे पास सॉइल जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, एक सॉइल होती है सी यानी कि कोहेसिव, सी सॉइल यानी कि कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल की खासियत क्या है, इट हैज गॉट लीस्ट या जीरो बोल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। हाँ, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं लिया, खाली एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया, एक ही बात है। दूसरा हमारा होता है फाई सॉइल्स, दूसरी हमारी होती है फाई सॉइल्स। व्हाट इज फाई सॉइल, फाई ऐसा सिंपल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कोहेजनलेस सॉइल, इसको हम कहेंगे कोहेजन लेस। कोहेजन लेस यानी कि सैंडी, समझने के लिए सैंडी सॉइल, क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल की खासियत क्या है मालूम, सैंडी सॉइल की खासियत लीस्ट वैल्यू ऑफ कोहेजन, इनके अंदर कोहेजन बड़ा कम होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ कोहेजन। समझ गए आप, कोहेसिव सॉइल यानी कि कोहेजन यानी कि आपस में चिपकना। जैसे कोहेजन का एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ये घर में रोटी बनाना होता है तो जो आटा होता है ना, आटा आटा के अंदर पानी डालते हैं, तो क्या होता है, पानी डालने का जब उसको मिक्स करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर बॉन्डिंग होती है, आपस में एक दूसरे को चिपकते हैं ना, चिपचिपाहट होती है, एक बॉन्डिंग एजेंट, पानी एक बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है, जो सबको मास को साथ में लेकर चलता है। वैसे मिक्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव मिक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं कोहेसिव मिक्स। दूसरा का कोहेजन लेस सॉइल, अब सैंड होती है, सैंड रेती, रेत आपने देखी है ना, रेत, रेत जो होती है, इनके अंदर इनको आप स्टैक करो, एक जगह स्टैक तो हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उनका बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उनके कोहेजन बहुत कम होता है, कोहेजन उनके अंदर बहुत होता है, आपस में वो जो जुड़ते नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके अंदर वो जो चिपचिपाहट चाहिए होती है वो बॉन्डिंग नहीं होती है। तो फायर सॉइल हमारी यानी कि कोहेजनलेस सॉइल, सैंडी सॉइल, ग्रेवल, ये सब फायर सॉइल है। कोहेसिव सॉइल आपका क्ले टाइप की सॉइल। ठीक है, तो क्या कहा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉइल विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ग्रेवल, देखिए अभी देखो, इसको एक एक समझते, नीचे से चलते, ग्रेवल, ग्रेवल तो सैंड से भी बड़ा है भाई, सैंड के साइज से भी बड़ा होता है ना ग्रेवल का साइज। तो ये तो आपका कोहेजन लेग कैटेगरी में आया, इसमें अच्छी खासी, इसमें तो इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है कि नहीं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है, ग्रेवल तो नहीं होगा। दूसरा कहा लूज एंड डेंस, लूज एंड डेंस सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर, लेकिन ये लूजनेस और डेंसनेस का सॉइल की प्रॉपर्टी का नहीं पता चलता, लूजनेस और डेंसनेस से क्या पता चलता है, एयर वॉइड का पता लगता है। ठीक है, नहीं लूज सॉइल है, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, थोड़ा आपने उसको रैमिंग कर दिया, डेंस हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एयर वॉइड थोड़े से निकाल दिए। तो लूज और डेंस सॉइल ये आपके कोई ऐसा सॉइल के टाइप में नहीं आता। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का भी इससे ज्यादा लेना देना नहीं होगा।
सैंड को आप कितना भी डेंसली पैक कर दो, कितना भी डेंसली पैक कर दो, उनके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग क्ले की। तो क्ले के बारे में जैसा मैंने बताया, क्ले क्या है, क्ले इज अ कोहेसिव सॉइल, क्ले इज अ कोहेसिव सॉइल हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसलिए उसको जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी सबसे कम होती है, ठीक है। जब आप एनवेलप बनाते हो, सी सॉइल का जब डायग्राम बनाओगे ना, तो कुछ इस तरीके से होता है। मोर सर्कल जब बनाते हैं हम लोग, तो वो डायग्राम में कुछ इस तरीके से होता है। सी सॉइल बिल्कुल ऐसे फ्लैट होती है क्ले सॉइल का, इसके अंदर कोई भी आपस में जो है ना एंगल वगैरह नहीं होता, ठीक है। वेराज फाई सॉइल का डायग्राम बनाएंगे, फाई सॉइल का अगर हम बनाते हैं, ऐसा भी निकलता है। और कुछ सॉइल जो सी और फाई दोनों की मिक्सचर की होती है, कुछ सॉइल हमारी ऐसी तो सी और फाई दोनों के मिक्सचर की होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है ये ना ये एंगल ये कुछ यहाँ से निकलता है, यानी कुछ अमाउंट सी का भी है और कुछ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है, इस टाइप का भी हमारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेट लोड टेस्ट इज डन। प्लेट लोड टेस्ट, हम लोग एक टेस्ट है सॉइल मैकेनिक्स से, प्लेट लोड टेस्ट क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या पता करने के लिए, डेंसिटी ऑफ सॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली दोस्तों आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए दूसरे दूसरे टेस्ट है ना, लिमिटेड हेड, ये वेरिएबल हेड, और लिमिटेड हेड, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट से वो नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए भी नहीं है ना, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर वगैरह निकालने के लिए। बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट हमारा जो होता है सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए होता है, ठीक है ना, कि वो लोड कितना ले सकती है। सिंपल है ये यानी इसको प्लेट लोड टेस्ट का मैकेनिज्म समझना तो समझ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेट लोड टेस्ट इज दैट एसिमिलेशन ऑफ फाउंडेशन, हमारा जो होता है ना बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है, हमने किसी स्ट्राटा पे रख दिया, उसके ऊपर लोड आता है, तो फुटिंग क्या करता है, लोड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है नहीं। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारा तरीका प्लेट लोड टेस्ट है। प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली वही है कि ये समझो मेरा फुटिंग है और इसके ऊपर मैंने कुछ कॉलम वगैरह कुछ ऐसा लोड लगा रखा है, तो ये कितना लोड बियर कर सकता है, क्या कितना लोड ये बियर कर सकता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट लोड टेस्ट ना। तो ये बिल्डिंग का कॉलम है, अगर समझो ये क्या करेगा, इस तरीके से जो लोड आएगा, ये जो भी नेचुरल ग्राउंड होगी नीचे, जो भी नीचे नेचुरल ग्राउंड होगी, वहां पर क्या करेगा ये, ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ये हम देखते हैं कि भाई ये सॉइल कितना लोड कैरी कर सकती है, सॉइल कितना कैरी करता है। तो प्लेट लोड टेस्ट भी बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर भी मेटल की बड़ी बड़ी प्लेट्स हुआ करती है, उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि सॉइल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, कितना लोड लेती है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला दोस्तों बहुत सिंपल है। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, लोड कैरिंग, तो स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस में हम बात करते हैं, हम लोग किसमें बात करते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का तो फॉर्मूला बहुत आसान है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या, लोड अपॉन एरिया, क्या है, लोड डिवाइड बाय एरिया, है कि नहीं, लोड डिवाइड बाय एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। यानी एक प्लेट का साइज होगा वो फिक्स होगा, प्लेट का साइज फिक्स होगा। एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक प्लेट है 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो एरिया तो फिक्स हो गई, एरिया तो फिक्स हो गई। अब आप लोड कम दोगे, स्ट्रेस कम आएगा, लोड ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहां पे जिस सॉइल के ऊपर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो कहां तक लोड बगैर डिफॉर्म हुए लोड ले रही है। जब तक वो डिफॉर्म नहीं हो रही, अपनी जगह सिंक नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कहीं अपनी जगह से मिस पोजिशन नहीं हो रही है, तब तक उसकी वैल्यू तो ठीक है। लेकिन जिस एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जहां पर वो जो है पेनिट्रेट होने लगेगी, फेल होने लगेगी, तो वही जो वैल्यू होगी वो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होगी, दैट विल बी द बेयरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड विच इट कैन नॉट टेक लोड, उसको हम बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए होता है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ठीक है।